जीडीपी के नंबर अनुमान से बेहतर आए हैं, यानी जितनी तरक्की का अनुमान किया गया था अर्थव्यवस्था में, उससे ज़्यादा तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने कह दिया था कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी अभी भी भारत ही है और अगले हफ्ते रिजर्व बैंक की पॉलिसी आएगी। उम्मीद यही की जा रही है कि वहाँ भी ब्याज दरों में कटौती की जाएगी। अब ये सारे फैक्टर देखने के बाद बाजार में पिछले 2 हफ्ते से जो सुस्ती छाई हुई है, क्या वो सुस्ती दूर हो जाएगी? क्या बाजार जिस रेंज बाउंड में घूम रहा है, क्या इससे ऊपर उठेगा या फिर एफआई की वजह से थोड़ा सा दबाव बना रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है, पिछले कई दिनों से लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि बाजार न तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और न तो नीचे जा रहा है। लग रहा है बाजार यहाँ पे बना रहना चाहता है। तो इस पर खास चर्चा करेंगे और अलग अलग फैक्टर जो बाजार को प्रभावित कर रहे हैं या करने वाले हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, और कहाँ बाजार में जोखिम है और कहाँ बाजार में सकारात्मक संदेश मिल रहे हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे हवाई अड्डा में। और नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और इस बातचीत में हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल जी हैं और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन जी जुड़ेंगे। और साथ में हमारे साथ होंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर यानी सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब। आप सभी मेहमानों का हमारे शो में स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं सुनील जी आपके पास जाऊं कि जीडीपी के नंबर आ गए हैं। बहुत ही लोग इंतजार कर रहे थे जीडीपी के आंकड़े को लेकर के। उम्मीद से बेहतर आए, बाजार इसको कैसे लेगा? देखिए, ये पॉजिटिवली लेगा और ये खाली उम्मीद से बेहतर इसके कारण नहीं। नॉर्मली मैं जीडीपी में वाई देखता हूं, बट इस बार नहीं। इस बार मैं क्यू देख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड क्वार्टर और तीसरी तिमाही में ग्रोथ अनुमान से कम आई थी। तो सब लोग की आशा है कि क्या इकोनॉमी एक वापस यू शेप्ड रिकवरी में आ रहा है। तो वो आई थिंक सामने साफ साफ दिख रहा है कि क्यू का ग्रोथ बढ़ रहा है। सेकेंड चीज आप देखें तो इकोनॉमी में क्यों जीडीपी घट गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इलेक्शन के वक्त में ध्यान दिया था और इस क्वार्टर में आप देख रहे हैं क्लियरली कि कैपेक्स की ओर ध्यान बढ़ गया है। तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आगे आके आपको सभी क्षेत्र में दिखेगा। तो ये मेरे लिए सबसे है। अनुमान से बेहतर तो क्या है कि आम जनता जो निवेशक है उनको ये अनुमान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, मगर जो फंड मैनेजर होते हैं वो ईपीएस ग्रोथ में ऑलरेडी ये दिख चुका है कि ये जो अनुमान है उससे बेहतर थोड़ी बहुत अर्निंग्स आई थी, तो वही यहां पे दिख रहा है। मगर जैसे मैंने कहा, सबसे खास चीज है कि क्यू में खास करके एक बढ़त जो दिख रही है वो सबसे पॉजिटिव, और कैपेक्स की ग्रोथ, ये दोनों मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो मार्केट इसको पॉजिटिव लेके आगे की ईपीएस ग्रोथ का अनुमान लगाने की कोशिश करेगा। आगे के ईपीएफ ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज़ जो है पंकज जैन साहब, आपसे पूछूं कि जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले जो सेक्टर की पहचान की गई जीडीपी के आंकड़ों में, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। तो जो जीडीपी के आंकड़े जो सेक्टर के अच्छी तस्वीर पेश कर रहे हैं और बाजार जिस सेक्टर को लेकर ज़्यादा उत्साहित है, दोनों में तालमेल दिख रहा है आपको कि कहीं सिंक आउट दिख रहा है? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, डेफिनेटली एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड नंबर्स विज़ जो नंबर्स थ्रो हुए हैं, डेफिनेटली एक पॉजिटिव ग्रीन शूट देखने को मिली। हमारा 7.4% का जो क्वार्टर 4 का जीडीपी का आंकड़ा आया, 6.8% जो जीवीए का आंकड़ा है, या टोटल जो फाइनेंस पूरे साल का 6.5% का आंकड़ा है, ऑन एब्सोल्यूट नंबर्स काफी पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिल रहे हैं इसमें। और उस चीज में अगर आप देखें, जिस सेक्टर्स की अगर आप बात करें, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे को वो अपटिक देखने को नहीं मिला है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी एक अपटिक देखने को मिलेगा। जो रियल अपटिक जो इस डाटा में देखने को मिला, जो मैं देख पाया, वो कंस्ट्रक्शन से मिला, रियल एस्टेट से मिला, सर्विसेज से मिला। एक मिक्स बैग ऑफ नंबर्स है, बट ठीक है, ओवरऑल आई थिंक काफी एनकरेजिंग नंबर्स है। एंड अगर हम विज़ स्टॉक मार्केट की बात करें, मार्केट शुड लैच ऑन टू दैट। और उसके साथ अगर एक और चीज का अनुमान जो लगाया जा सकता है, जो मार्केट्स को काफी महत्वपूर्ण लगता है, कि आने वाले वक्त में, ठीक है, एक इमीडिएट बेसिस पे अभी आरबीआई की बैठक होने वाली है जून में, उसमें आई थिंक सम काइंड ऑफ रेट कट सीम्स टू बी अ
फोरगॉन कंक्लूजन, और उसके बाद क्या हम एक और दो रेट कट और देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। जिस तरह का ये डाटा है, शायद उससे ऐसे लग रहा है कि बहुत एग्रेसिव रेट कट्स और ज्यादा देखने को ना मिले। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग काइंड ऑफ अ सिनेरियो, बट ओवरऑल डेफिनेटली काफी एंकरेजिंग डाटा है। एंड स्टॉक मार्केट्स को आई थिंक इसको देखते हुए पॉजिटिव रुझान ही देखने को मिलना चाहिए। अभय अग्रवाल साहब, स्टॉक मार्केट को पॉजिटिव रुझान मिलना चाहिए, लेकिन कई सारे सेक्टर हैं जहां पे ग्रोथ पहले के मुकाबले थोड़े सुस्त दिखे हैं। ये देखिए, जीडीपी का जो डेटा है ये इतना इतना बड़ा डेटा है कि इसको हमें एक सिग्नल की तरह देखना चाहिए कि क्या हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिग्नल की तरह देखना चाहिए। हाँ, तो ये जो डेटा आज का है ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। जैसे पंकज जी ने भी कहा, सुनील जी ने भी कहा कि एक डायरेक्शनली पॉजिटिव है। हम फेस्टिव सीजन के बाद पिछले साल एक बड़े वीक एनवायरनमेंट से गुजरे, और जब हमने देखा ऑटो सेल्स भी काफी कम हो गई थी और कंजम्पशन गिर गया था। उसके बाद से सरकार ने काफी कदम उठाए, बजट में टैक्स कट किया, इंटरेस्ट रेट्स कटे। उसके चलते हुए अप्रैल में हमने देखा, मार्च में भी जो चैनल चेक्स किए ऑन ग्राउंड रिटेलर्स के साथ, उसमें एक क्लियर मोमेंटम था, अर्ली ग्रीन शूट्स का, डिमांड वापस आ रही थी। तो उसके चलते हुए एक कैपेक्स साइकिल, प्राइवेट कैपेक्स की वापस चालू हो रही है। वो जीडीपी का डेटा दिखा रहा है एक तरह से, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम रहेगा, क्योंकि इस मोमेंटम को रिवर्स करने के लिए कोई रीजन नहीं है। अब इंटरेस्ट रेट भी और कम होगा, कंजम्पशन और बढ़ रही है, टैरिफ का जो डर था वो भी अब पीछे छूट गया है। तो इन सब के चलते हुए मुझे लगता है कि हम एक बड़े पॉजिटिव इकोनॉमिक साइकिल में है अर्ली स्टेजेस की, और ये और मोमेंटम पिक करेगा अगले 12 महीने में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है लक्ष्मण जी मार्केट में, उनके लिए पॉजिटिव सिग्नल है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए शायद इमीडिएटली कोई नीजक रिएक्शन ना आए, वो मैं कह नहीं सकता, पर ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल मैं कहूंगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप भी यही मानते हैं? हेलो लक्ष्मण जी, बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि बहुत जबरदस्त नंबर है ये। कोई भी लेवल पे किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। खुद आरबीआई की पूरे साल की गाइडलाइंस अगर हम देखें तो 6.5% की जीडीपी की है, और ये Q4 की हम बात कर रहे हैं, 6.8 का एस्टिमेट था, जहां हम 7.5 की बात कर रहे हैं। इट्स अ फैंटास्टिक नंबर इन एवरी पॉसिबिलिटी। दूसरी बात है, इसे आइसोलेटेड में नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि पिछले ही कुछ महीनों में हमने जीएसटी के नंबर ऑल टाइम हाई टच होते हुए देखे हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नंबर नहीं है जो सिर्फ हम एक आइसोलेटेड में देखें, बट इसका मतलब ये भी है कि इकोनॉमी रियल में प्रोग्रेस कर रही है, तभी हम दोनों तरफा तेजी देख रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे चीजों को देखें, खुद यूनाइटेड नेशन की जो प्रेडिक्टेबिलिटी ग्लोबल एवरेज जीडीपी की है, वो इस साल पिछले साल से भी कम में है। इसका मतलब जो ग्लोबल है वहां हम डिग्रोथ देख रहे हैं। 2.4% की एस्टिमेटेड 2025 की, जो पिछले साल 2.9% थी। ये मैं पूरे वर्ल्ड की एवरेज बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया था यूनाइटेड स्टेट से, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में भी अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी जो है जीडीपी ग्रोथ रेट की एस्टिमेट्स काटी गई है, जो कि इस साल 1.8% के एस्टिमेट पर है वर्सेस 2.7 की प्रोजेक्शन पर, विच मीन्स कि ग्लोबल स्लो डाउन है, यूनाइटेड स्टेट्स की स्लो डाउन है, बट हमारी जो देश है, हमारा जो नेशन है, जो अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है। सो ये दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी जबरदस्त तरीके से रिजिलियंट रही है इतने सारे झटकों से, जो हमने ऑलरेडी लास्ट एक साल में देख लिए हैं, और कुछ तो अभी फिलहाल हमने खुद हमारे देश में देख लिए हैं। पर हर तरह से जो है भारत जो है वो मजबूत होकर ही आगे बढ़ रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली आने वाले समय में एक हमारे लिए स्ट्रेंथ है। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव दैट नेक्स्ट मंथ की आरबीआई की जो मीटिंग है उसमें हम एक 25 बेसिस का रेट कट डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हमारे फेवर में है, कंट्रोल में है, और क्योंकि मॉनसून अर्ली आ चुका है, दैट इज अनदर वेरी बिग साइन व्हिच वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। बिल्कुल, आरबीआई के पॉलिसी रेट कट से क्या अनुमान और क्या असर पड़ेगा, इस पे बातचीत करूंगा, और बाजार पे भी लौटे। लेकिन एक आखिरी सवाल सुनील सुवर्णम साहब, जीडीपी के ये डेटा आए हैं, इससे एक दिन पहले रिजर्व बैंक के रिपोर्ट आई। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो रिस्क है, जैसे टैरिफ के रिस्क है या फिर बाकी जो रिस्क है, उसकी वजह से एक इकोनॉमी को हमेशा एक सतर्क रहना पड़ेगा, चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे हमारा इकोनॉमी हो। तो ये रिस्क अभी भी बना हुआ है।
वो तो जीडीपी के आंकड़े से गए नहीं है। ये रिस्क बाजार को कितना डराएगा? नहीं, ये रिस्क जरूर बाजार को डरा रहा है, और इसीलिए मेरा मानना है कि ये जीडीपी के आंकड़े खाली काफी नहीं है मार्केट को उछाल लेने के लिए। अभी बीटीए का साइनिंग, मेरे लिए आरबीआई की रेट कट भी मान लीजिए कंसेंसस में आ गया है तो एक नॉर्मल सा चल जाएगा, मगर बीटीए का साइनिंग, क्योंकि जुलाई 9 को हमारी 90 डे पॉज खत्म हो रही है, क्या उसके पहले एटलीस्ट एक फेज 1 ऑफ बीटीए अनाउंस होगा, तभी आपको मार्केट में एक पॉजिटिव स्ट्रांग रुझान आएगा। मेरे ख्याल में ये खाली जीडीपी के कारण ये 25,000 का लेवल को स्ट्रांगली तोड़ना मुश्किल है। अब बाजार को अभी भी टैरिफ के बारे में डर है, और एटलीस्ट एक पार्ट वाला बीटीए का साइनिंग में कुछ न कुछ खबर जुलाई 9 के पहले आना चाहिए, तभी मार्केट में एक उछाल आएगा। यही मेरी मानना है कि टैरिफ का जब तक अनसर्टेनिटी रहे, एक एफआईआईस मिक्सड ही रहेंगे कि कोई सामने आने के लिए रिस्क लेगा, कोई कहेगा कि डेटा आने दो, बीटीए आने दो, उसके बाद मैं घुसूंगा। तो ये अनसर्टेनिटी जारी रहेगी अभी भी। ये अनसर्टेनिटी जारी रहेगी अभी भी, लेकिन अभी जो बाजार है उसको कैसे देखा जाए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। अनु सिंघल साहब, ये जो बाजार है जिस तरीके से एक रेंज बाउंड में घूम रहा है, इसको क्या कहा जाए, कैसे डिफाइन करें कि अच्छा रहेगा? क्या इसको हम कहें कि बाजार सुस्त है, या फिर ये कहें कि बाजार मजबूत है? जी देखो अभी बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहा है नीचे। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए लक्ष्मण जी, वीकेंड है तो इसके लिए मुझे वो, सिंस आपने पूछा, मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है अजीत का कि इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। तो इस समय मार्केट की भी हालत वही है। एफआईआई के आउटफ्लोज मार्केट को ऊपर नहीं आने दे रहे, लेकिन लोअर लेवल पर डोमेस्टिक लिक्विडिटी और रिटेल की बाइंग इसको नीचे नहीं गिरने दे रहे। लेकिन आज और इस हफ्ते एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम आया और बैंक निफ्टी हाईएस्ट क्लोज देकर गया। तो अब अगर ये मोमेंटम, बैंकों का मोमेंटम, अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी भी है, अगर यहाँ कैरी हो जाए, मार्केट ने देखिए भले ही 25,000 ना तोड़ा हो, लेकिन मार्केट कोलैप्स भी नहीं कर रहा है। इवन अगर आप फ्राइडे को भी देखें तो मार्केट इंट्राडे से में घूम भी गया, हालांकि फिर सेलिंग आ गई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट 24,500 तोड़कर उसके नीचे बंद हो रहा है। तो एक रेंज बन गई है मार्केट की 24,500 से 25,000 की, 24,750 के आसपास का फलक्रम है उसमें, उसके आसपास मार्केट घूम रहा है। कुछ और टाइम दीजिए इसे शायद इस रेंज में, लेकिन आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छा मोमेंटम है। मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि जिस तरीके का मानसून का फैक्टर हावी होगा मार्केट पर, जो टैक्स कट हुए थे, रेट कट्स हुए थे, मुझे लग रहा है इवेंचुअली मार्केट ब्रेकआउट दिखाएगा। लेकिन खैर फाइनल डिसीजन तो मार्केट का ही होगा। बिल्कुल, आगे चल के मार्केट एक ब्रेकआउट दिखाएगा। अभय अग्रवाल साहब, आपने सुना अनुज जी को, उनका कहना है कि एक बड़ा ट्रिगर जो है वो आपको आरबीआई के अगले हफ्ते के जो रेट कट की संभावना है वो एक रहेगा, और बाकी मानसून देख ही रहे हैं समय से पहले कितना अच्छा हो चला है। तो ये सारे फैक्टर को मान के चला जाए कि बाजार की जो सुस्ती अभी देखने को मिल रही है वो थोड़ी दूर होती दिखेगी। जी बिल्कुल दिखेगी। इनफैक्ट अनुज के शो में मंडे को ही हमने चर्चा करी थी इसके बारे में। मेरा व्यू ये है कि जो अभी टेक्निकली भी जो फ्लो है मार्केट में, जो कॉन्वर्जेशंस हो रही है इन्वेस्टर्स के साथ, डोमेस्टिक लार्ज इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, उनका यही पूछना है कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़े हाई है वैल्यूएशन के लेवल पे, तो उनका कंफर्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी सब ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने की, और अभी मुझे लगता है कि मार्केट इसलिए थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि अभी तक कन्विक्शन बाय लिस्ट का इतना ज्यादा नहीं है। पर मुझे लगता है ये एक थोड़े दिन की बात है। मुझे लगता है कि मार्केट डेफिनेटली ब्रेकआउट करेगा टुवर्ड्स अ हायर साइड। वो अगले महीने करेगा या उसके बाद करेगा, पर करेगा जरूर, क्योंकि जिस तरह का फ्लोज मार्केट में आने वाले हैं, जो दिख रहे हैं, कॉन्वर्जेशन जिस तरह की हो रही है, तो मुझे लगता है वो जो टेक्निकल फैक्टर है कि मार्केट में पॉजिटिव फ्लोज इतने ज्यादा नहीं आ रहे कि मार्केट ब्रेकआउट करे, वो अपने आप फिक्स हो जाएगा अगले महीने भर में। और जैसे सभी पैनलिस्ट भी चर्चा करें, लक्ष्मण जी आपने भी कहा, काफी सारी चीजें हैं जो एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर रही है। इंडिया में हम 7% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल से 3 गुना ज्यादा है। दूसरी तरफ हमारा इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, जो एग्री इकोनॉमी है, मॉनसून के चलते वो और पिक हो जाएगी।
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पिकअप हो रही है, कंजम्पशन पिकअप हो रहा है, एक्सपोर्ट्स हम अच्छा कर रहे हैं, तो आई थिंक एक पॉलिटिकल लेवल पे भी स्टेबिलिटी है। तो आई थिंक ये सब चीजें देखें मिलके तो ज्यादा वेट नहीं करने पड़ेगा, मुझे लगता है एक मार्केट को न्यू हाइस पे देखने के लिए। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। पंकज जैन साहब, क्या लगता है ये दरअसल ये कहा जाए कि अभी बाजार थोड़े से सुस्ती ले रहा है किसी नई चढ़ाई की तरफ, क्योंकि जितने भी फैक्टर अभी बताएं अभय अग्रवाल साहब ने, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं। अगर सिर्फ एक यूएस टैरिफ को छोड़ दिया जाए तो कहीं कोई निगेटिव फैक्टर दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। अब बाजार ने तो अच्छे निगेटिव फैक्टर पर कुछ रिएक्ट किया नहीं निगेटिवली। इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतना बड़ी टेंशन हो गई तब भी बाजार उस तरह से नहीं गिरा। देखो लक्ष्मण जी, दो चार चीजें हैंगी। जनरली आई एम ऑल्सो इन द कैंप कि मार्केट में जनरल एक रुझान रहेगा। आई थिंक इट विल समथिंग लाइक कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। आई थिंक दैट वुड बी द काइंड ऑफ सिनेरियो विच आई फील मार्केट वुड प्ले आउट इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और अगर हम देखें, अगर हम जिस तरह अभी रिजल्ट खत्म हो गया है, Q4 का नहीं फॉरवर्ड में, डेफिनेटली फॉरवर्ड में 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। तो नेट में हम 1 स्टेप आगे ही चलेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट ऑल्सो शोज कि मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी, कोई इतनी आसान मार्केट नहीं रहेगी। और अगर उस चीजों का मैं अगर कारण देख के चलूं, अगर हम ग्लोबल बेसिस पे देखें, अभी भी अनिश्चितताएं हैंगी। और खासतौर से पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से यूएस लोअर कोर्ट्स ने टैरिफ के अगेंस्ट जो एक जजमेंट दिया था, जिसको रिलीज कर दिया गया है, फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाने को है, तो आई थिंक एक ब्रिकमैनशिप चलती रहेगी यूएस में। क्लैरिटी नहीं है आई थिंक, तो इट बी अ सॉर्ट ऑफ अ वीक टू वीक काइंड ऑफ अफेयर ऑन द टैरिफ्स। और जिस तरह के टैरिफ्स के नेगोशिएशन आगे बढ़ भी गए थे, चाहे वो चाइना के साथ हो, इंडिया के साथ हो, यूरोपियन नेशंस के साथ हो, उसमें भी हो सकता है एक स्लो डाउन इफेक्ट देखने को मिले। आई थिंक डायरेक्शनली वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन में एक स्लो डाउन इफेक्ट देखने को मिले। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था, Q4 के रिजल्ट्स अगर हम डोमेस्टिक बेसिस पे देखें, जिस तरह के Q4 के रिजल्ट्स हमारे आए, आई थिंक मार्केट्स को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं थी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि Q4 के रिजल्ट्स न्यूट्रल विद अ पिंच ऑफ नेगेटिविटी शायद आएंगे। बट आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड कि जो Q4 के रिजल्ट्स आए उसके अंदर भी ग्रीन शूट देखने को मिली है, पॉजिटिविटी देखने को मिली है। जीडीपी की तरह एक न्यूट्रल विद अ पिंच ऑफ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। आई थिंक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर हम 5 एक्सपेक्ट करे थे, तो आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन क्लोजर टू 6। तो वो एक पॉजिटिव बात है कि आने वाले जो आरबीआई की जो बैठक है उसमें, जैसा मैंने कहा कि एक रेट कट की संभावना काफी स्ट्रांग हैगी। तो वो एक डन डील है, पर वो आई थिंक मार्केट इनकॉर्पोरेट भी साथ में करके चल रहा है। बट अदरवाइज ऑल्सो देर इज सम काइंड ऑफ मोमेंटम बिल्डिंग अप इन द इकोनॉमी, इन द स्टॉक मार्केट्स। जो एक थोड़ा सा ट्रबलसम सिनेरियो है कि जो एफआईज का रुझान है, जो उनकी तरफ से जो हम सिग्नल्स देख रहे हैं, कोई बहुत कंसिस्टेंट सिग्नल नहीं देखने को मिल रहे। पिछले दिन हमने देखा था व्हेन द वॉर इश्यूज वर गोइंग ऑन, तब काफी एग्रेसिवली बाय कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा सेलिंग भी आ गई है। सो एक कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है। बट उसमें भी ये माना जा रहा है कि जिस तरह से एक स्लो डाउन या जिसके अंदर से एक थमाव यूएस इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, या एंटिसिपेट कर रहे हैं ग्लोबल जो फंड मैनेजर्स हैंगे इन यूएस इकोनॉमी, सी देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्मॉलिश शिफ्ट ऑफ फंड्स मोर टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स, और उसका इंडिया भी एक बेनिफिशियरी हो सकता है। बट उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है कि अगर हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस फेड काफी सीरियसली रेज कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएंगे, सो वो भी एक बहुत बड़ा समीकरण है विच वुड डिक्टेट, क्योंकि उसको अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आते तो यहां पर भी हम बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ पाएंगे, एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट आरबीआई कट नहीं कर पाएगा। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ सिनेरियो। बट टू सम इट अप, आई थिंक मोमेंटम स्ट्रांग है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है, एंड सूनर देन लेटर आई एक्सपेक्ट एफआई लिक्विडिटी भी इंडिया में वापस आएगी। एंड अगर हम थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और ये मान के चले, अल्टीमेटली द टैरिफ सिनेरियो, द ग्लोबल सिनेरियो वुड बी मोर पॉजिटिव देन व्हाट इट इज टुडे। आई थिंक देर इज नो रीजन टू बिलीव कि हम जो एक 25,000 के निफ्टी पे बार बार दस्तक देके उसको नहीं क्रॉस कर पा रहे। आई थिंक इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वी क्रॉस दैट बैरियर। हाँ बिल्कुल, आपने सही है, कई सारे ग्रीन शूट है, लेकिन एफआई को लेकर आपने चिंता जताई। ऐसा करते हैं अनु सिंघल साहब के पास चलता। अनु सर, ये एफआईज को क्या कहा जाए? एफआईज वापस से फिर जाने लग गए हैं,
और दबाव बनाए हुए हैं, क्या कुछ खास वजह? नहीं लक्ष्मण जी, देखिए एफआईआई के पास ऑप्शंस काफ़ी होते हैं। हम जब बात करते हैं मार्केट की तो हम सिर्फ भारत की मार्केट की बात करते हैं। एफआईआई के लिए भारत की मार्केट एक स्टॉक है। एक पूरी दुनिया में खूब सारे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से इंडिया एक स्टॉक है उनके लिए। तो उसमें अगर उनको कहीं और मोमेंटम अच्छा मिल रहा है तो वहाँ पर पैसा लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी मोमेंटम था तो क्रिप्टो में पैसा गया। गोल्ड में काफ़ी मोमेंटम था, गोल्ड में पैसा गया। यूएस टेक में काफ़ी मोमेंटम था, वहाँ पैसा गया। बीच में चाइना में मैसिव मोमेंटम था, चाइना में पैसा गया। ऐसा नहीं है कि भारत में पैसा नहीं आया। इस हफ्ते से पहले भारत में भी मोमेंटम में काफ़ी पैसा आया, लेकिन अगेन क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और थोड़ा सा अपने हायर लेवल्स पर नहीं टिक पाया तो एफआईआईज इनकी पेशेंस थोड़ी कम होती है। आजकल जितने भी ये एफआई फंड्स होते हैं ये ज़्यादातर मोमेंटम चेजिंग फंड्स होते हैं, तो ये इस वजह से इन्होंने कहीं और का मोमेंटम चेज किया। हमारे यहाँ मोमेंटम आ जाएगा, ये वापस आ जाएंगे। अगर आपने 26,000 क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर बंद हो गए अगर आप, तो ये भागकर वापस आएंगे हमारी मार्केट में। देखिए पैसा है ना, और ख़ासतौर से एफआई का पैसा किसी का सगा नहीं है। वो ना आपसे प्यार करता है ना आपसे नफरत करता है, वो सिर्फ रिटर्न देखता है। उसे जहाँ रिटर्न दिखाई देता है वो वहाँ जाता है। इस समय भारत में रिटर्न नहीं दिख रहा तो भारत में नहीं आ रहा, अगले हफ्ते या एक हफ्ते बाद भारत में रिटर्न दिखने लगेगा, भारत में आ जाएंगे। अभिषेक अग्रवाल साहब, ये तो बड़ा ही सही फार्मूला बताया इन्होंने, अनु सर ने, कि ये दरअसल जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना कि इधर ट्रेंड आओ उधर ही चलो, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। कुछ वैसा ही एफआईज भी करने लगा। आप एफआईज को देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये अभी भी ऐसे ही दूरी बना कर रखेंगे इनको और दूसरा मार्केट ज़्यादा अच्छा लगने लग रहा है? देखिए चर्चा हम बहुत करते हैं इस चैनल पे, बट ऑनेस्टली अगर हम देखें ना ट्रेंड, तो डी जो अपने डीआईएस हैं उन्होंने ऑलरेडी ओनरशिप ऑफ, अगर हम कंपनीज के देखें इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, उन्होंने ऑलरेडी जो है एफआईएस को ओवरटेक कर लिया है, बढ़ा रखा है। एंड और हमने ऑलरेडी ये चर्चा आज से कुछ 4 से 5 महीने पहले भी की थी कि इस साल हम ये देखेंगे ट्रेंड होता हुआ पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में जहाँ डीआई एफआई को ओवरटेक कर लेगा। तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक पैसे को हमें ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल पैसा है, ये कंसिस्टेंटली इनफ्लो आ रहा है और ये लॉन्ग टर्म पैसा है जहां पे यहाँ की मैंडेट इंडिया में ही इन्वेस्ट करने की है, ना कि यहाँ से पैसे हम कहीं दुनिया में कहीं और लगा रहे हैं। और बिल्कुल अनुज ने बिल्कुल सही पॉइंट कहा कि अगर आप एफआईए के केस में देखेंगे तो वो किसी के भी जो है उनका कोई फेवरिज्म नहीं है, वो डेटा देखते हैं, उन्हें रिटर्न देखना है एंड दे वुड कीप मूविंग। तो मुझे लग रहा है कि उनके पैसे को लेके ज्यादा आप डिस्कशन या इससे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, जब क्वांटम थोड़ा ज्यादा आ जाता है कोई कोई समय पे, तब ये मार्केट के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाता है और हमने ये ऐसा कुछ देखा हुआ है। बट इन्हीं के भरोसे मार्केट हमारा आगे चलना है, ये आंसर नो है और ये ऑलरेडी काफी हद तक कोविड के बाद प्रूव हो चुका है। सो ये यहाँ पे रेस्ट होता है पॉइंट। और दूसरी बात है कि ऑफकोर्स जो कंसर्न है कि अभी तक 25,000 की निफ्टी अभी तक क्रॉस हुई नहीं है, उसमें यही पॉइंट आ रहा है जो कि पैनलिस्ट भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग आ रही है। मैं एक डेटा शायद देख रहा था कि ये फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर जो है उनकी करीबन करीबन $2 बिलियन की निफ्टी इंडेक्स शॉर्ट है। तो अगर वहां पे हम देखेंगे कि एक बार आरबीआई ने रेट कट किया, एक बार आपने 25,000 निफ्टी को ब्रीच होते हुए देखा, तो मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि एक शॉर्ट अनवाइंडिंग आएगी और मार्केट एकाएक आप देखोगे कि बहुत बड़ा जंप मारेगा। बट ये सारे थ्योरेटिकल है, ऑफ कोर्स ये इतना इजी नहीं है क्योंकि हमने लास्ट 2 महीने से देखा है कि निफ्टी एकदम रेंज बाउंड हो रखी है और 25,000 की निफ्टी अभी तक ये क्रॉस नहीं हो पा रही है। सो ये मेरे हिसाब से एक वॉच लिस्ट है कि ये अगर हम देख रहे हैं तो एक हम वहां पे एक रिवर्सल या एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड देखने को हमें मिल सकता है अगर हम इस तरह की कोई चीजों को अनफोल्ड होते हुए आने वाले समय में देखें। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ जो आपने कही और इससे पहले हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि डीआईज जो है सो उसकी होल्डिंग समय समय पे बढ़ जाती है एफआईज के मुकाबले। थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूँगा कि डीआई की होल्डिंग बढ़ने का मतलब क्या माना जाए, कि क्या बाजार की निर्भरता एफआई से ख़त्म हो गई है या फिर एफआई से बाजार क्यू लेना पहले की तरह नहीं करेगा, अब डीआई से क्यू ज़्यादा लेगा? सुनील सुब्रमण्यम साहब, देखिए ये ना हम एफआईआई और डीआई को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो पहली गलती है। क्योंकि एफआईआई में होता है शॉर्ट टर्म एफआईआई जैसे हेज फंड, मीडियम टर्म एफआईआई जैसे म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म एफआईआई जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड। वैसे ही डोमेस्टिक डीआईएस में भी आप देखें तो वो एक रेंज होता है। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि आपको क्या देखना चाहिए कि ये टोटल आंकड़े में डीआई ओवरटेक एफआईआई वो आज की बात है, क्योंकि सितंबर से ओवरऑल एफआई का नेगेटिव रहा है। जब एफआईआई वापस आएंगे तो ये डीआई का टोटल को आसानी से कवर कर देंगे।
आज माहौल इंटरनेशनली ठीक नहीं है, इसलिए आज डीआईएस और डीआईएस की फ्लोस कंसिस्टेंट रही है। रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर 25,000 करोड़ 26,000 करोड़ एसआईपी में दे रहे हैं, इसलिए वो स्टेबिलिटी है। तो मेरा मानना है कि आप ये डीआई वर्सेस एफआई बात न करें, ये शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म की बात करें। और मेरा मानना है कि अप्रैल में लास्ट 2 वीक्स में एफआईएस भरपूर आए थे, मई में उनकी बिकवाली हो रही है, मगर डीआईएस अप्रैल में खरीदारी नहीं कर रहे थे, उनका कैश बैलेंस बढ़ गया था 25,000 करोड़ उसी महीने में, मगर इस महीने देखिए डीआईएस भरपूर वापस आ गए। तो उसका मायना ठीक से आप देखें तो निफ्टी का रिटर्न 1.71% है मंथ का, मिड कैप का है 6.7 और स्मॉल कैप का है 8। तो डीआईएस खरीद रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादातर, एफआईएस बेच रहे हैं लार्ज कैप को, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में जो हेज फंड्स है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये कोई नेगेटिविटी ऑन इंडिया नहीं है, और जैसे अनुज जी ने कहा परफेक्टली, ये स्टॉक है और हर स्टॉक का एक वैल्यू होता है, एक प्राइस होता है। आज प्राइस के मुताबिक हमारी मार्केट सस्ती नहीं है, क्योंकि डीआईएस ने उसको गिरने नहीं दिया, इसके बावजूद कि एफआईएस ने इतना बेचा, हमने गिरने नहीं दिया, तो सस्ता नहीं बन रहा है हमारा मार्केट, तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जैसे ही आपको ये कब सुधार आएगा ना, मेरे ख्याल से एक टैरिफ का अनसर्टेनिटी जाना चाहिए, सेकेंड जो गाइडेंस दिया है कॉर्पोरेट ने वो पेसिमिस्टिकली दिया है, इसलिए आज फॉरवर्ड पी भी आपको महंगी लग रही है। और मेरा मानना है कि जैसे बीटीए साइन होता है, आपको ये जो डर है टैरिफ के बारे में वो हट जाएगा कई सेक्टरों में से, तब एक्चुअल अर्निंग्स इस क्वार्टर के जब आएंगे वो कंसेंसस को आसानी से बीट करेंगे, तब ये वैल्यूएशन का रिवीजन होगा, क्योंकि फॉरवर्ड ईपीएस की गाइडेंस बढ़ेगी और वैल्यूएशन सस्ते लगी, तो भरपूर एफआईएस की वापसी आप देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि बस 3 महीने 4 महीने 6 महीने में वापस एफआईएस डीआईएस को ओवरटेक कर लेंगे, और तब आपको ये 25,000 कुछ नहीं होगा, 27-28,000 तक पहुंच सकती है मार्केट, मगर उस दिन के लिए इंतजार है। मेरा मानना है कि बीटीए का साइनिंग ही सबसे बड़ा एक पॉजिटिव फ्यूचर सिग्नल बन सकता है एफआईएस के लिए देश के बारे में। डोमेस्टिक तो उन्होंने मन बदल दिया, क्यों तक बेचा, क्योंकि रिजल्ट सीजन पूरी नहीं हुई थी। अब रिजल्ट सीजन पूरी होगी तो उनको क्लैरिटी है कि कौन सी स्टॉक खरीदे, इसलिए इस महीने उन्होंने अपना एक्सेस कैश को डिप्लॉय किया है। बिल्कुल, रियल रिजल्ट आने के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे आ गई है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि अभी एक बीटीए हो जाए तो ये जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। अनु सिंघल सर, इसके अलावा और कोई रिस्क फैक्टर आपको बाजार में दिख रहा है क्या, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सहमा हुआ है या फिर सहमा रह सकता है? देखिए लक्ष्मण जी, बाजार का सबसे बड़ा रिस्क मैं अभी भी कहूँगा अर्निंग्स है। अगर अर्निंग्स रिकवर नहीं हुई तो बाजार नहीं चलेगा। देखिए बाजार ने बाकी सारे रिस्क जो है ना वो देखे, सहे, और बाजार ने उनको इग्नोर किया। फॉर एग्जांपल आप देखिए, इग्नोर किया या उनको प्राइसिंग किया। फॉर एग्जांपल भारत पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हुई, बहुत बड़ा ट्रिगर था, मार्केट नहीं गिरा ज़्यादा। टैरिफ वॉर हुई, टैरिफ वॉर की वजह से मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद रिकवरी उससे भी ज़्यादा शानदार तरीके से आई। लेकिन जो पिछले साल के टॉप से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण था भारतीय मार्केट में अर्निंग्स का बहुत ख़राब होना। इस क्वार्टर की अर्निंग्स भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक कुछ होप की किरण जरूर जागी है, लेकिन सिर्फ उस बेसिस पर मार्केट नहीं चलेगा। तो अगले 3-4 क्वार्टर की अर्निंग्स देखिए। अगर देखिए ये थ्योरी है हमारी कि अर्निंग्स इम्प्रूव होंगी क्योंकि टैक्स कट है, मॉनसून अच्छा है, रेट कट है, लेकिन अगर इन सब के बावजूद अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो मार्केट वापस गिरेगा। तो मार्केट के लिए सबसे बड़ा रिस्क जो है वो डोमेस्टिक है, अर्निंग्स के फ्रंट पर। अर्निंग्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। अभय अग्रवाल साहब, अर्निंग्स को कैसे देख रहे हैं? एक तो इस क्वार्टर की अर्निंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है, और मोटे तौर पे एक अगले अर्निंग्स का एक क्यू भी यहाँ पे मिलता हुआ आपको दिख रहा है, और अब जीडीपी के नंबर भी आ गए, जो भी एक इशारा कर रहा है इकोनॉमी को लेकर के। देखिए इस टाइम है कि अर्निंग्स जो सीजन स्टार्ट हुआ वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना अच्छा नहीं था, जब बड़ी स्पेशली आईटी सर्विसेज कंपनीज के रिजल्ट्स आए। पर उसके बाद में मुझे लगता है अर्निंग्स जो स्पेशली मिड कैप कंपनीज की हैं और कुछ सेक्टोरल कंपनीज हैं जिनके मैं कहूँगा रिजल्ट्स स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, जो कि पिछले 2 हफ्ते में आए हैं। उसमें आप गिन सकते हैं कुछ फार्मा कंपनीज हैं, स्पेशली मुझे लगता है फार्मा कंपनीज की कमेंट्री भी बहुत अच्छी थी और रिजल्ट्स भी अच्छे थे। सीडीएमओ कंपनीज की स्पेशली, फिर
हम बात करें अगर लार्ज बैंक्स की, उनके भी रिजल्ट्स और कमेंट्री अच्छी थी। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, कैपिटल गुड कंपनीज की भी ओवरऑल अच्छी थी, पर उसके सामने जो डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कंपनीज हैं उनकी वीक थी थोड़ी, कमेंट्री भी थोड़ी कॉशियस है। तो आई थिंक एक मिक्स्ड बैग है अर्निंग्स का। तो ये कहना कि हाँ सारा कॉर्पोरेट सेक्टर एक साथ आउट परफॉर्म करेगा, वो मुश्किल है अभी जो डेटा हम देख रहे हैं। पर इसमें अच्छी बात यह है कि लक्ष्मण जी, जो ग्रोथ कंपनीज हैं हमारी, जो मुझे लगता है कि यहाँ से मल्टी बैगर्स बनेंगी और मार्केट के जो कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप बढ़ेगा इंडिया का 5 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन, 6 से 7, उसमें जो ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगी हमारी कंपनीज, उनके रिजल्ट्स और उनकी कमेंट्री काफी पॉजिटिव है। तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि जो कंपनीज है महंगी है, जिनकी वैल्यूएशन पर ग्रोथ कंपनीज है 30 से 40 से 50% का ग्रोथ गाइडेंस दे रही, उनके रिजल्ट्स अच्छे थे और कमेंट्री अच्छी थी, बैलेंस शीट्स भी अच्छी हैं। तो एक मुझे लगता है इस क्वार्टर में एक बेस बना है अच्छा, नेक्स्ट क्वार्टर में एक अर्निंग्स की फर्दर आउट परफॉर्मेंस देखने का। तो मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जो अभी जिस क्वार्टर में हम हैं, उसके जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो हमें एक बेटर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी फ्रॉम मोर सेक्टर्स। बेटर आउट परफॉर्म करने को मिलेगा। और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो अर्निंग्स है उसने एक बेस को तैयार किया है। पंकज जैन साहब, आप इस अर्निंग से क्या क्यों ले रहे हैं? देखो लक्ष्मण जी, जैसे मैंने अभी कार्यक्रम के बीच में भी कहा था, आई थिंक इस बार के जो Q4 अर्निंग्स की मार्केट को एक्सपेक्टेशंस काफी कम थी और उस एक्सपेक्टेशंस पे आई थिंक कहीं ना कहीं ग्रीन शूट देखने को मिले हैं और उस एक्सपेक्टेशन से मार्जिनली बेटर आया। यू कुड किसी भी तरह मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट सीजन अच्छा था, बट आई थिंक जो एक सबड्यूड एक्सपेक्टेशंस थी, जो मार्जिनल एक्सपेक्टेशंस थी, उससे थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रीन शूट देखने को मिले हैं एंड मार्केट्स आर ट्राइंग टू लैच ऑन टू दैट। बट उसके अलावा 3-4 चीजें और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जिस तरह से जो हम बात कर रहे थे, क्यों मार्केट इतना वॉलेटाइल तरीके से बिहेव कर रहा है, मार्केट में डायनेमिज्म काफी हो गई। डायनेमिज्म इन द सेंस, चाहे वो सेक्टर रोटेशन हो, चाहे वो स्टॉक रोटेशन हो, चाहे अगर हम एफआईज की अगर हम जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि थोड़े दिन पहले तक से टिल अबाउट फरवरी मार्च दे वर एग्रेसिवली सेलिंग, फिर हमने देखा कि बीच में काफी एग्रेसिव बायर्स बन गए थे। अगेन हम पिछले 10 दिन से देख रहे हैं काफी एग्रेसिव सेलर्स बन गए हैं। सो आई थिंक एफआईज भी क्या हो गए हैं, इट इज समथिंग लाइक एआई ड्रिवन हो गए हैं काफी सारे एफआई, जो हेज फंड्स होते हैं, जो मोमेंटम चेजिंग फंड्स होते हैं। और अगर आप देखें, मैं अभी रिसेंटली जो एक टॉम क्रूज की मूवी आई है मिशन इम्पॉसिबल लेटेस्ट वन, उसमें भी अगर आप देखें तो द चैलेंजेस, इट इज ह्यूमन काइंड वर्सेस एआई, इट इज गुड वर्सेस जो बैड विलन है वो एआई है। सो इसमें जो एफआई जो आप कर रहे हैं, जो मैं रुझान देख रहा हूं, नॉट दैट कि डोमेस्टिक फंड्स आर नॉट डूइंग दैट, काफी कुछ डाटा ड्रिवन हो गए हैं उनके सौदे, उनके जो ट्रेड्स हो गए हैं, दे हैव बिकम डाटा ड्रिवन रादर देन एक इमोशंस विद दिस दैट दिस कंट्री इज गोइंग टू प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस। सो काफी शॉर्ट टर्म फिनोमिना भी हो गया काफी सारे फंड्स में। ठीक है, अलग अलग तरह के फंड्स हैं, लॉन्ग ओडी फंड्स हैं, मीडियम टर्म फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, बट उसकी वजह से आई थिंक ये डायनेमिज्म या वॉलेटिलिटी मार्केट में आ गई है एंड दिस इज हियर टू स्टे। वन विल हैव टू लिव विद दिस काइंड ऑफ फिनोमिना और एक चेंजिंग फिनोमिना है। उसके अलावा किस तरह के आने वाले Q1 में रिजल्ट्स आते हैं, दैट इज अनदर वन थिंग। अगर रिजल्ट से ये बैकअप नहीं हमारे को मिला आने वाले 2 क्वार्टर में, डेफिनेटली दिस कुड अगेन टैंक। बट अभी ऐसी ऑप्टिमिज्म है, जिस तरह के हमारे जीएसटी के डाटा है, जिस तरह से बाकी हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट आ रहे हैं या बाकी मार्केट में जो रुझान देख रहे हैं, आई थिंक देयर सीम्स टू बी ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट। और जिस तरह से डोमेस्टिक लिक्विडिटी आ रही है, सो इन सब चीजों के समीकरण देखें। उसके अलावा जो एक और चीज हम देख रहे हैं, बार बार जो डैम्पनर आती है, ये हमने पहले भी देखी थी कि जब जब मार्केट ऊपर जाता है हम देखते हैं कि प्रोमोटर सेलिंग देखने को मिल रही है, बल्क डील्स बड़ी बड़ी हो रही है। अभी हमने देखा जिस तरह से बैट ने आईटीसी की तरफ से एक मेजर सेलिंग देखने को मिली, इंडिगो की तरफ से मेजर सेलिंग देखने को मिली, और पिछले से 3-4 हफ्तों में करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपया मार्केट से सक आउट हो गया। सो दैट इज अनदर सकिंग आउट ऑफ लिक्विडिटी, जिसका सेकेंडरी मार्केट को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही, जिससे प्रमोटर्स को मदद मिल रही है। सो देयर आर कंसर्न्स, देयर आर नॉट सो कंसर्न, देयर आर ग्रीन शूट, देयर आर नॉट सो ग्रीन शूट। सो मार्केट का समीकरण थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी अगर जैसा मैंने पहले भी कहा,
अगर समीकरण लेना हो कि ऑन विच साइड ऑफ द मोमेंटम आई एम स्टैंडिंग माई सेल्फ, या जिस तरह का मोमेंटम हम अपने क्लाइंट्स को गाइड कर रहे हैं, वी बिलीव दैट मार्केट शुड प्रोसीड फर्दर ऑन अ पॉजिटिव बेसिस एंड इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये 25,000 निफ्टी को आगे क्रॉस करके जाएगी। लेकिन आपने जो कहा एक जो प्रोमोटर की सेलिंग को लेकर के अभिषेक अग्रवाल साहब, इससे चिंता करनी चाहिए कि नहीं अब रूटीन अफेयर हो गया है? जी लक्ष्मण जी, रूटीन अफेयर है। और ये ट्रेंड पे अगर हम देखें डेवलप नेशंस को लेके, जहां स्पेशली यूएस में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो ओनरशिप है वो अभी वहां पे डोमेस्टिक उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट उनके लिए जो हुई, वहां पे आप देखेंगे तो वहां के जो इंस्टीट्यूशंस है दे होल्ड द हाईएस्ट होल्डिंग इन दोज कंपनीज। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशन लेड कंपनीज है जहां प्रोफेशनली लेड मैनेजमेंट है अपॉइंटेड बाय द इंस्टीट्यूशंस। तो वही ट्रेंड हम देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी हमने देखा है कि किस तरह का प्राइवेट कैपिटल जो है बढ़ते जा रहा है। अनलिस्टेड स्पेस में भी पहले ही लोग आ रहे हैं और फिर लिस्टेड के अंदर में भी ये हैंड्स चेंज होते हैं। सो इसमें मैं कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। एंड इसे कई बार ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे इसे बहुत नेगेटिवली लिया जाता था, बट समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। एंड अगर किसी प्रोमोटर को निकलना है और कहीं इंस्टीट्यूशन को अपना अगर स्टेक बढ़ाना है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज कंपनी इज एबल टू डिलीवर द रिजल्ट्स, एज लॉन्ग एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही है, तो मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। उस हिसाब से आगे चलाया जा सकता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन चलाए या प्रमोटर चलाए। तो इसमें बहुत कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सुनील सुरवणम साहब, एक जो बात है जो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से एक जो फाइनेंशियल सेक्टर जो आपका सबसे पसंदीदा सेक्टर में से एक रहा है, वहाँ पे एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो आपको लगता है कि पिछले कई महीनों से आप इस सेक्टर को पसंद कर रहे थे, अभी भी इसमें वो चार्म बचा हुआ है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे कह रहा था मैं कि 1 लाख करोड़ का जो टैक्स का गिव अवे है वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, चाहे वो लोन के थ्रू या सेविंग्स के थ्रू, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही जाएगा। तो बैंक्स के लिए वो 1 लाख करोड़ का लिक्विडिटी और एक तरफ लोन बुक ग्रोथ और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस की इन्फ्लोज, ये सब आके उस सिस्टम को सपोर्ट करेगी, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि रेट कट को पास ऑन करना है। तो क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको ऑटो लोन, पर्सनल लोन सब फिक्स्ड रेट होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपको वहां पे उनको लेंडिंग रेट कम नहीं होगा मगर डिपॉजिट रेट कम होगा। तो निम पे भी जो जनरली एक डर होता है कि निम का प्रेशर आएगा रेट कट से, वो इस बार मेरे लिए, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का डोमिनेंट ऑटो लोन और पर्सनल लोन्स है, राइट। हाउसिंग लोन में थोड़ी बहुत वो उसमें पास ऑन होगा, तो वो एक पॉजिटिव चीज मुझे दिख रही है। और इसीलिए मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ये जो कंजम्पशन की बूस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कैपेसिटी बढ़ेगी। तो मीडियम टर्म में आपको प्राइवेट कैपेक्स को भी बैंकिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करना है। तो मेरा व्यू बदला नहीं है उधर। क्या है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रनअप हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीछे थे, अब पब्लिक सेक्टर बैंक का कैचअप रैली शुरू हुआ है। तो इसमें भी आप किस तरह से किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं? मिड कैप में या फिर बड़े बैंक हैं या फिर एनबीएफसी में आपको वहां पे ज्यादा चार्म दिख रहा है? देखिए, मेरा जनरली फीलिंग है कि लार्ज कैप, वेदर प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी, लार्जर कैप का कैपिटलाइजेशन, एबिलिटी टू विथस्टैंड द चेंजेस, मार्केट शेयर गेन करने के लिए चेस करना, ये सब लार्ज कैप्स में ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगा। मेरी अभी भी प्राइवेट सेक्टर लार्ज कैप, पब्लिक सेक्टर लार्ज कैप और एनबीएफसी लार्ज कैप, उसी में मेरा ध्यान ज्यादा होगा। क्योंकि मैं ऑल्सो एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि एफआई की वापसी हो गई तो निफ्टी में तो 35% बैंकिंग सेक्टर का है, तो उछाल उधर से मिलेगा। तो डेफिनेटली मेरी कैप ओरिएंटेड ही होगी। मे बी लार्ज मिड कैप में थोड़ा हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि इसके अलावा एक और सेक्टर है जो सबके अभी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वह आपको डिपॉजिटरी सेक्टर या फिर एक्सचेंजेस जो हैं वहाँ पे बड़ा अट्रैक्शन देखने को मिला है। इस पे आप लोगों की राय लूँगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले अनु सिंघल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो अब जा सकते हैं, चूँकि सुबह से आप रहते हैं स्टूडियो में। बाकी ब्रेक के बाद बाकी मेहमानों के साथ हमारी चर्चा ये जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे बाजार कहां जाने की कोशिश कर रहा है, क्यों एक जगह पर रुका हुआ है। यहाँ पे पंकज जैन साहब, कोविड को लेकर के एक बार फिर से चर्चा बाजार में शुरू हो गई है।
बाजार से पहले बाजार के बाहर शुरू हुई, अब बाजार में भी वो चर्चा शुरू हो गई है। अब कुछ लोगों में दहशत भी हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ मौत के भी आंकड़े आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें फिर से बाजार को डराएगा क्या, या फिर बाजार इस वजह से तो नहीं सहमा हुआ थोड़ा सा? देखो लक्ष्मण जी, आई थिंक जो कोविड के साथ हमारा पहला एक्सपीरियंस था काफी ही चिंताजनक था, बट आई थिंक इस टाइम जो अभी तक का सिनेरियो, आई डोंट नो व्हाट मे हैपन इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बट अभी तक का जो सिनेरियो है और जो हमने देखा था कि पिछले दिनों जिस तरह का रुझान ग्लोबल मार्केट्स या ग्लोबल सिटीज लाइक सिंगापुर, हांगकांग से आया था, जो कि सबसे पहले जो स्पर्ट ऑफ केसेस है वहां देखने को मिले थे, तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं आया। और जिस तरह के वेरिएंट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा वेरिएंट नहीं है कि जिसके अंदर जान को खतरे की ज्यादा चिंता हो। सो आई थिंक मार्केट काफी मैच्योर हो गई है और अब काफी कोविड के बारे में जो एक मेडिकल इंडस्ट्री को काफी कुछ मालूम है। सो एज ऑफ टुडे मेरे को लगता है कि अभी मार्केट को उसको लेके कोई खास चिंता नहीं है। व्हाट मे हैपन इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कहना मुश्किल है, बट एज ऑफ टुडे आई थिंक मार्केट काफी मैच्योर है और जिस तरह का फिनोमेना आ भी रहा है, जिस तरह के वेरिएंट की बात कर रहे हैं, आई थिंक माइल्ड वेरिएंट की अभी तक की बातें हो रही हैं। अभय अग्रवाल साहब, आप लोग आपस में तो बातचीत करते होंगे, एक दूसरे फंड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कि क्या क्या फैक्टर हैं, तो कोविड पे बातचीत होती है कि नहीं आप लोगों के आपस में, कि नहीं कोविड को आप लोग बिल्कुल डिस्काउंट करके चल रहे हैं? लक्ष्मण जी, मैंने तो पहली बार सुना पिछले 2 हफ्ते में किसी को कोविड मेंशन करते हुए। कोई चर्चा नहीं हुई, कोई किसी से ना कोई मुझे भी कोविड के बारे में उसको दरकिनार कर रहा था। फिर मेरे पास मार्केट की तरफ से फोन आया कि बाजार को चिंता है कोविड की, पता करिए हो क्या रहा है, तब मैंने कोविड को फॉलो करना शुरू किया। नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई चिंता, क्योंकि बहुत ही मैं इसलिए कि फ्लू, अब लाखों लोगों को फ्लू होता है, लोग चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एग्रेसिव हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं या हॉस्पिटल्स में कोई ऐसे बेड्स की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कोविड के पेशेंट्स को भर्ती करने के लिए। तो एक तरह का जो सीजनल फ्लू होता है लक्ष्मण जी, वही है। एक कोविड का वेरिएंट की जगह इसको एक फ्लू का वेरिएंट समझ लें, जो 4-5 दिन 6-7 दिन में ठीक हो जाता है, उतना ही है। उसके आगे आई थिंक ना कोई अलार्म नहीं है सरकार की तरफ से भी या कोई एडवाइजरी है, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई डर है बाजार। चलिए, अच्छा हुआ ना, कम से कम इस बहाने जो भी दर्शकों को किसी के मन में कोई शक शुबा हो तो आपने दूर कर दिया। ब्रेक पे जाने से पहले एक मुद्दा मैं उठाया था, एक सेक्टर को लेकर के, डिपॉजिटरी और एक्सचेंजेस को लेकर। वहां पे बड़ा आकर्षण देखने को मिला, इस पे आपने नजर डाला है अभय अग्रवाल? हाँ जी, बिल्कुल। ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं, इनको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जो पूरा जो कैपिटल मार्केट है इंडिया का उसको ड्राइव करती हैं। और इसमें है एक्सचेंजेस हैं, बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स, फिर इसमें डिपॉजिटरीज हैं 2, सीडीएसएल और एनएसडीएल, फिर इसमें आरटीएस हैं जो रजिस्ट्रार हैं, कैम्स, के फिनटेक। तो ये इस तरह की जो कंपनीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल मार्केट्स के लिए। और जैसे हमारा मार्केट कैप बढ़ रहा है और जैसे नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन कंपनीज को ऑटोमेटिकली एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इनको कोई नया कुछ करना नहीं है, इनको जो ग्रोथ आ रहा है सामने से उसको बस सपोर्ट करते रहना है। तो ये सारी कंपनीज जो है लक्ष्मण जी, एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में है मैं कहूंगा, और ये स्वीट स्पॉट अगले 5 साल तक रहेगा कम से कम, क्योंकि इनके कोई जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। सारी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज हैं, इनको ना कोई नए फैक्ट्री बनानी है, नए दफ्तर बनाने हैं, कैपेक्स कुछ नहीं है, पूरा बिजनेस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। और जो भी कैश बनता है प्रॉफिट, उसमें से काफी हिस्सा 60 से 80% ये इन्वेस्टर्स को दे देते हैं एज अ डिविडेंड। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव कंपनीज हैं ये, और थोड़ी महंगी है ऑन पी मल्टीपल बेसिस, पर आप इसको ग्रोथ पे डिस्काउंट करें, अगर ग्रोथ इंक्लूड करें तो इसमें इतनी महंगी कंपनीज भी नहीं है। तो ये जो पूरा सेगमेंट है लक्ष्मण जी, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का, अगले 4 से 5 साल तक पूरा एक स्वीट स्पॉट में रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर को इसको इन कंपनीज को एलोकेट करना चाहिए पोर्टफोलियो।
हर इन्वेस्टर्स को इसको अलोकेट करना चाहिए। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप कैसे देखते हैं इस सेगमेंट को? चूंकि अभी जब कह रहे थे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो दरअसल कोविड के टाइम में हमने देखे थे कि बड़ी संख्या में लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए, बड़ी संख्या में निवेशक हमारे साथ जुड़े। तो ये जो है उस समय तो वो तेज़ी देखने को मिली नहीं इन कंपनियों में, अभी तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिली तेजी, बट अब इन दिनों में अगर हम कंपेयर करेंगे बिजनेस को जो कि एक महंगे और सस्ते के पैरामीटर पे है, एंड कौन ज्यादा कैश जनरेट कर पाता है विद लेसर इन्वेस्टमेंट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेसेस जो है यहाँ पे कोई अब नया कैपेक्स आना नहीं है, और एक साइज के ऊपर जब ये बन जाता है, जो कि साइज बन गई है 5 साल 6 साल के इस जर्नी में, नए निवेशक जो जुड़ गए, इसके वजह से ही जो है अब हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव कैश फ्लो जो है यहाँ इन सारी कंपनियों में जनरेट होता है, एंड वही ग्रोथ को ट्रिगर कर रहा है। दैट्स द रीजन व्हाई ये कंपनियां जो है वो थोड़ी अभी अट्रैक्टिव हो रखी है। और मैं इसमें और एक सेगमेंट ऐड करना चाहूंगा मेरी नजरों में, वो है डिस्काउंट ब्रोकरेज। तो अगेन कुछ कंपनियां हैं जो लिस्टेड है, एंड अगेन वहां पे भी जो हम देख रहे हैं कि इस तरह के एडिशन से उन्हें भी फायदा होता है। सो ओवरऑल एक अगर हम इसमें देखें तो डेफिनेटली आई वुड एग्री विद अभय कि ये एक स्पेस है जहाँ पे देखना चाहिए सेलेक्टिवली, एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 100% आपका ये पोर्टफोलियो में तो होने ही चाहिए, तभी आप एक वेल्थ क्रिएटिंग वाली अपॉर्चुनिटी में रह पाएंगे। ये कौन सा सेक्टर बताया आपने? डिस्काउंट ब्रोकरिंग जो है, डिस्काउंट ब्रोकरेज। अब जीरोधा के अलावा भी कुछ कंपनियां हैं जो लिस्टेड है, तो हमें वो देखना चाहिए। अब एनएससी और जीरोधा तो है नहीं, बट और भी तो है। हाँ, और भी तो है, बिल्कुल ये सही आप कहा कि उन लोगों को भी बिजनेस ज़्यादा मिलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो बात अभी कह रहे थे अभय अग्रवाल साहब की, थोड़े से महंगे ज़रूर हैं, लेकिन ये महंगा होना डर है या फिर उनके लिए बिजनेस मॉडल है, ये महंगाई एडजस्टेबल है? सुनील सुब्रमण्यम साहब। देखिए, महंगी चीज़ होती है कि एक स्कैर्सिटी वैल्यू होता है। अभी इसमें लिमिटेड है प्लेयर्स, तो स्कैर्सिटी प्रीमियम एक ऑलवेज बनता है, नंबर 1। नंबर 2, वैल्यूएशन की बात करें, जब सिक्लिकल कंपनी होती है ना, तब वैल्यूएशन से डर होता है, क्योंकि हाई वैल्यू में एंटर करो तो सिक्लिकल का डाउन होता है। ये सिक्लिकल नहीं है, ये पार्ट ऑफ ग्रोइंग पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन मिडिल क्लास इनटू इक्विटीज है। अभी 150 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ के करीब भी है ना डीमैट अकाउंट। तो एंड लास्ट 6 मंथ्स की वॉलिटिलिटी के बावजूद आप देख रहे हैं कि डीमैट अकाउंट्स की जो एक ग्रोथ रही है, स्लो डाउन हुई है, मगर फिर भी ग्रो हो रही है। तो मेरा मानना है कि ये पेनिट्रेशन जरूर बढ़ते जाएगा, और अब तो मार्केट की हालत बेहतर हो रही है, क्योंकि वी आर पास्ट द वर्स्ट। तो इसके बाद मेरा मानना है कि लोगों का दिलचस्पी स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ता जाएगा, और ये ऑलरेडी उन्होंने जो इन्वेस्ट करना है कर दिया, पूरा डिजिटल फ्रेमवर्क है, सब हो गया है। तो अब की बार इनकी जो है ना, ये कैश जनरेटिंग कंपनीज है ना, तो जो भी एडिशनल बिजनेस आता है उसमें मार्जिन की फिक्र नहीं है, स्ट्रेट। तो वैल्यूएशन इसका सही गलत कहना मुश्किल है। मोमेंटम जब होता है तो ये बढ़ती जाएगी। इसको आप स्टैंड अलोन वैल्यूएशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपको देखना चाहिए कि माहौल इनको सपोर्ट कर रहा है, यानी पेनिट्रेशन, पॉजिटिव आउटलुक, इक्विटी मार्केट, ये सब सपोर्ट कर रही है। तो जरूर इसमें प्राइस तो गोल्ड की तरह रखिए ना, गोल्ड का क्या वैल्यू रखेंगे, कुछ नहीं ना। जब डिमांड होता है सप्लाई से ज्यादा तो बढ़ते हैं, तो वैसा ही है यहाँ पर, सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड तो मेरे ख्याल में बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आपको एक मोमेंटम देखना चाहिए, मगर वैल्यूएशन खास करके कुछ रियली देख के कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल। हालांकि एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात अभिषेक जी ने कहा था कि ये डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई बढ़ाना, इसके लिए कुछ आपको करना है नहीं। ऐसा नहीं कि नई बिल्डिंग खड़ी करनी है, नई फैक्ट्री लगानी है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कुछ करना, सिर्फ टेक्नोलॉजी हो जो अपग्रेड करते रहिए, उसको सपोर्ट करता रहे। पंकज जैन साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? लक्ष्मण जी, इसमें मैं 1-2 चीजें ऐड करना चाहूंगा। डेफिनेटली देखो, इसमें इस सेक्टर में अभी भी आई थिंक कंपटीशन कम है, एंड जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, जहां पर मॉडल अच्छा बन गया है, और जो टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो आर अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी एट द राइट टाइम, आई थिंक वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। बीच बीच में डेफिनेटली ऐसा होगा कि वैल्यूएशंस ओवरस्ट्रेच हो जाएंगी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट ओवरऑल दे कंटिन्यू टू डू वेल। इसमें एक और चीज हुई है पिछले 10 दिन में, जो हमने देखा कि एक पॉजिटिव वाइब इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादातर स्टॉक्स में जो एक देखने को मिली, उसका एक कारण, एक थोड़ा सा ऑफबीट कारण यह भी था कि जिस तरह से स्टेटमेंट्स सेबी चेयरमैन की तरफ से आए कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो एक बहुत ही एक कीन आईपीओ है
जो काफी दिनों से वेट हो रहा है, उसमें ऐसे रुझान आए हैं, उसमें ऐसे कमेंट्स आए हैं सेबी की तरफ से कि इट मे बी सॉर्ट ऑफ नियरिंग द कंक्लूजन, आईपीओ शायद जल्द आ जाएगा बजाय कि अभी बहुत देर है। तो उसकी वैल्यूएशन में एक मार्केट में काफी अपटिक देखने को मिला है। ठीक है, इट इज नॉट अ ट्रेडेड स्टॉक, बट ऑफ मार्केट में हमने देखा है कि जो एनएससी की वैल्यूएशन है पिछले 15 से 20 दिन में, पिछले 2 से 3 हफ्ते में करीब 15 से 25% ऑफ मार्केट में बढ़ गई है। सो उससे एक पूरे सेक्टर को एक फ्लिप देखने को मिला है। उसके अलावा एनएसडीएल का आईपीओ आई थिंक बहुत जल्द ऐसा माना है कि आईपीओ हिट करने वाला है। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑल द रीजन, आई थिंक दिस हैज ऑल्सो बीन वन ऑफ द ऑफबीट रीजन जिससे इस सेक्टर को एक थोड़ा सा अपटिक देखने को मिला है। तो ये सारे फैक्टर यहाँ पे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग कुछ चुनिंदा सेक्टर पे बातचीत कर लिए, कुछ ऐसी सेक्टर हैं जहाँ पे हम लोग की नज़र ना जा रही हो, जो अभी भी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बहुत ही अच्छे मौके हैं, महंगा बहुत ना हुआ हो, ऐसे कुछ सेक्टर आप लोगों ने निकाला है क्या? शुरुआत में पंकज जैन साहब आप ही से करना चाहूँगा। देखो लक्ष्मण जी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ काउंटर करना चाहूंगा कि मार्केट्स बहुत स्मार्ट होती हैं और हम और आपसे बहुत आगे चलती है मार्केट्स। तो टू सजेस्ट दैट कि कुछ ऐसे सेक्टर अलग से आ गया जिसको आभास नहीं है और हमको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आई थिंक उससे क्षमा चाहूंगा। बट आई थिंक आई विल नॉट एस्केप योर क्वेश्चन कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे को लगता है कि ज्यादा अच्छे एक ऑप्टिमिज्म के साथ है, जहां पर ग्रोथ पैटर्न्स में भी मच बेटर देन सम अदर सेक्टर्स। आई थिंक उसमें कुछ एक सेक्टर्स हैं, आई थिंक उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। कुछ एक सेक्टर्स लाइक इंजीनियरिंग सेक्टर्स, कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, आई थिंक हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स जिसके अंदर मेरे को लगता है कि रुझान ज्यादा पॉजिटिव है। वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर जो कि हम अभी डिस्कस करके चुके हैं, आई थिंक दिस इज अनदर सेक्टर। सो दीज आर एनकरेजिंग सेक्टर्स जिसमें मेरे को लगता है कि ज्यादा ग्रोथ पैटर्न्स होंगे अगले 1 से 2 क्वार्टर में, विज से सम सेक्टर्स लाइक अगर हम एक ब्रॉडन उस पर देखें कि एफएमसीजी हम देखें, आई थिंक दिस हैज बीन वन ऑफ द अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर फॉर लास्ट 2-3 क्वार्टर्स, और अभी भी ऐसे रुझान देखने को नहीं मिल रहे कि आने वाले एक या 2 क्वार्टर आने वाले उनमें देखने को। सो वी कैन सॉर्ट ऑफ ट्राई टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मिंग सेक्टर्स एंड द अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, बट कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और मार्केट को शायद नहीं दिखाए, वो सेंटेंस यूज करना आई थिंक शायद सही नहीं होगा। सही नहीं होगा। अभय अग्रवाल साहब, देखिए आपने पूछा है कि कौन से हैं ऐसे, तो वो मेरा व्यू भी थोड़ा अनपॉपुलर होगा, पर उससे वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सेक्टर है ये मार्केट का डार्लिंग नहीं है काफी समय से। मैं बात कर रहा हूँ अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्पेस की, जो छोटे बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के एसएफबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं। 2 साल पहले लक्ष्मण जी बहुत पॉपुलर सेगमेंट था, क्योंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में काफी बुलिशनेस थी और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 10-12% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बनता है इसमें, 5 से 6% का आरओए बनता है। तो फिर उसके बाद वो साइकिल टर्न हुई पिछले साल, जब लिक्विडिटी स्क्वीज हुई, आरबीआई ने काफी स्क्वीज किया इन बैंक्स की लेंडिंग, एनबीएफसीज को कम हुई, एनबीएफसीज की लेंडिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को कम हुई। 50,000 करोड़ का माइक्रो फाइनेंस की लोन बुक कम हुई पिछले 7-8 महीनों में। अब वहां पे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। एमएफआई सेक्टर आपके लिए थोड़ा सा वहां पे ग्रीन शूट दिख रहे हैं, क्योंकि समय कम है, मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अगर एक लाइन में आप कहें तो एमएफआई सेक्टर जो है, जो प्रॉब्लम से निकला है, अब मुझे लगता है कि वापस अनसिक्योर्ड लेंडिंग का जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। बिल्कुल, एमएफआई सेक्टर है जहां पे आपका लग रहा है कि वहाँ पॉजिटिव मोमेंट है। लेकिन आप लोगों से पूछता सवाल, चूंकि समय खत्म हो चुका है, खत्म हो रहा है शो का, तो शो को यहीं रोकना होगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।